सबकी तरह तूने भी मेरे ऐब निकाले, तूने भी खुदाया मेरी नीयत नहीं देखी। कहते हैं नीयत बहुत बड़ी चीज़ होती है, इंटेंशन जो हमारे करेक्टर को डिफाइन करती है। लेकिन इसी नीयत पर जब सवाल पैदा होने लगे तो जाहिर सी बात है कि वो चर्चा का मुद्दा बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य, मैं हूं दीपाली अग्रवाल। जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं वो है तो महीने भर पहले का, लेकिन आज भी कभी सोशल मीडिया पे, कभी अखबार में, कभी यहाँ वहाँ उसकी चर्चा हमें देखने को मिलती है। हुआ यूं कि हिंदुंग प्रकाशन का उत्सव था 20 सितंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर में, जहां उन्होंने वरिष्ठ लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 6 महीने की 30 लाख रुपए की रॉयल्टी दी। रॉयल्टी यानी एक ऐसी धनराशि जिसे अगर हम साहित्यिक संदर्भ में देखें तो प्रकाशक लेखकों को देते हैं। ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, इसका कुछ प्रतिशत तय होता है। किताबों की बिक्री पर 7.5%, 8%, 10% ये प्रकाशक तय करते हैं। लेकिन हिंदुओं का ये उत्सव और रॉयल्टी हिंदी साहित्य समाज के लिए एक बहुत बड़ा विषय हो गया। ये इतना बड़ा विषय क्यों हो गया कि लोगों ने इस पर कभी पक्ष में लिखा, कभी विपक्ष में। इसी को जानने के लिए आज की ये चर्चा है, जिसमें हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं और हम इनसे जानेंगे कि क्यों ये इतना बड़ा मुद्दा बना, जबकि वहीं अंग्रेजी लेखकों को करोड़ों रुपए में ये रॉयल्टी मिलती है। हमारे साथ मौजूद हैं अंकुश कुमार। अंकुश हिंदुंग प्रकाशन के लेखक हैं, उनकी 2 किताबें हिंदुंग से आई हैं, अपना साहित्यिक उपक्रम भी चलाते हैं। हमारे साथ रचित हैं, लेखन से जुड़े हुए हैं, साहित्य में अच्छा दखल रखते हैं, खुद भी कविताएं गद्य लिखते पढ़ते रहते हैं। हमारे साथ लिपिका जी हैं जो पब्लिशिंग प्रोफेशनल हैं, कई बड़े अंग्रेज़ी प्रकाशकों के साथ जुड़ी रही हैं, अपना खुद का वेंचर भी चलाती हैं, मार्केटिंग में भी उन्होंने काम किया है। और हमारे साथ नवीन जी हैं जो मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, 2 किताबें राजकमल से आई हैं और एक अनबाउंड प्रकाशन से। सबसे पहला सवाल अंकुश से है। अंकुश, क्योंकि आप उस कार्यक्रम में थे भी, तो आपको क्यों लगता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा है? आपने सोशल मीडिया पे भी प्रतिक्रियाएं देखी होंगी, तो इतना बड़ा मुद्दा क्यों है कि जिस पर इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है? सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं वहाँ पर उपस्थित था, उसको देख रहा था, तो मेरे लिए एक हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए चौंकाने वाली बात रही हो ये। जब शैलेश जी ने पहले ये अपने इंटरव्यू में दावा किया था कि हिंदवी के इंटरव्यू में अपने कि वो इस साल की रॉयल्टी जो है वो 30 लाख रुपए देने वाले हैं, तो हमको कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन था। यकीन इसलिए भी था क्योंकि एक तो पुरस्कार उनको मिल चुका था, इसके अलावा हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों के द्वारा वो किताब धीरे धीरे प्रचलित होती चली गई थी। तो मेरे लिए वहाँ होना एक तो एक ऐसे क्षण को मतलब देख पाना, मतलब जीवन में इस तरह के क्षण बहुत कम आते हैं कि किसी लेखक को, किसी हिंदी के लेखक को हम 30 लाख की रॉयल्टी मिलते हुए देख रहे हों। तो वो क्षण बहुत अकल्पनीय भी था और बहुत आश्चर्यचकित करने वाला भी था, और इसके अलावा सुखद भी था। सुखद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह की रॉयल्टी क्योंकि मिलती नहीं है हिंदी की दुनिया में, और नहीं मिलती है इसी के कारण बहुत सारे लोग जो अभी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं इस विषय पे, इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हिंदी में इतनी बड़ी रॉयल्टी मिल ही नहीं सकती, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। अब रचित के पास चलते हैं। रचित, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? वही जो शेर है ना गालिब का कि देखना तकरीर की लज्जत की, जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो जो बातें अंकुश भाई ने कही, मैं उन सभी से सहमत हूँ, और भी ठीक बातें हैं कि एक लेखक को अगर 92 साल की उम्र में, जिसकी वो किताब एक पहले भी दूसरे प्रकाशक से आ चुकी थी, 6 महीने के अंदर 30 लाख की रॉयल्टी मिलती है, तो कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज रॉटन इन डेनमार्क। लेकिन सिर्फ यही कहकर मैं इस बात को ख़त्म नहीं करूँगा। मुझे यह भी लगता है कि जो इसके खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं वो बहुत तरह से बोल रहे हैं। इसके खिलाफ जो बातें आ रही हैं उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उन्होंने कह दिया और हमने मान लिया। मैं भी उस क्षण का साक्षी रहा और मैंने देखा। लेकिन जो इसके एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, यशवंत व्यास जी की किताब जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे थे, उसमें एक किस्सा है कि एक लेखक ने एक मारुति खरीदी। उसकी किताब आई थी एक प्रकाशक से, और प्रकाशक से उस मारुति की चाबी लेते हुए फोटो खींच के लगा ली कि वो जो मारुति जो है वो रॉयल्टी में मिली। तो इतिहास में ऐसे किस्से हुए हैं। इसके कारण जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए। सवाल लोग इस पर भी उठाते हैं कि अमेरिका ने मून लैंडिंग आज तक की है या नहीं की है, लेकिन नासा इस पर पलट के जवाब नहीं देता क्योंकि वो दोबारा करके दिखा देगा जब वो करना चाहेगा। तो मुझे ये लगता है कि सवाल करने देने चाहिए। और अगर अभी 30 लाख दिए तो आईपीएल में पहली बार में जो खिलाड़ी 1 करोड़ में बिके थे, सबसे ऊंची बोली अगर 1 करोड़ थी, तो आगे चल के वो 12 करोड़ 20 करोड़ तक पहुंच गई। तो मुझे उम्मीद है अगले साल 2-3 साल में हम किसी को 1 करोड़ की रॉयल्टी मिलते हुए भी देखेंगे। और अगर नहीं देखेंगे तो समथिंग इज रॉटन इन डेनमार्क।
नवीन जी, आपका क्या कहना है कि किस तरह की आलोचना, जो अभी रचित ने बताया कि किस तरह की आलोचना है जो स्वीकार करनी चाहिए और होती रहनी चाहिए, किस तरह की आलोचना हो रही है विनोद जी वाले प्रकरण पे? आलोचना तो बड़ी हास्यास्पद है, जितनी मैंने कम से कम मैंने जो पढ़ी वो बहुत हास्यास्पद सी थी कि कौन पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, ऐसे कैसे बिक सकता है। एक पब्लिशिंग प्रोफेशनल होने के नाते मैंने लंबे समय से इंडस्ट्री में काम किया, ये हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये संभव है। लेकिन साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में अगर मैं देखूं तो मैं एक चीज़ जो पिछले 8-9 साल से लगातार जब से मैं हिंदी से जुड़ा हूं कहता आ रहा हूं, हिंदी पब्लिशिंग को मार्केटिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आप विनोद जी का ये वाला पूरा मैटर देखें तो मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। आज से 2 साल या 2.25 साल पहले इनकी रॉयल्टी का विवाद मानव कौर ने उठाया था, और मैं इसको विशुद्ध रूप से मार्केटिंग का ही गिमिक बोलता हूँ। तब से 2022 में जब भी ये हुआ था, ये मार्केटिंग की तैयारी थी उस समय। और रिपिका जब बात करेंगी आपको बताएंगे कि हम लोग जब अपने ऑथर्स को मार्केट करने की तैयारी करते हैं तो वो बड़े ऑथर्स को 1-1.5 साल 2 साल पहले से हम तैयारी शुरू करते हैं। उस विवाद ने इस मुद्दे की तरफ सबका ध्यान खींचा, लेकिन मैंने उस समय एक प्रोफेशनल के नाते अमेज़ॉन पे रैंकिंग चेक करनी शुरू की। मुझे याद है अंकुश ने भी उस समय एक पोस्ट लिखा था, रैंकिंग में कोई फर्क नहीं आ रहा था विनोद कुमार शुक्ल की किताबों में उस समय। तो ये प्रश्न था कि फिर कैसे आएगी रॉयल्टी अगर किताब नहीं बिक रही है। मगर उसके बाद आप 2 साल में देखें, हिंदुयोग ने बहुत स्मार्टली उनकी किताबों के बारे में बात करनी शुरू की। कंटिन्यूसली विनोद कुमार शुक्ल के साथ युवाओं को जोड़ना शुरू किया। जो एक पीढ़ी उनको पढ़ चुकी है वो पढ़ चुकी है, युवा जैसे ही जुड़ने लगे, जो कि हिंदुयोग का एक कोर पाठक है, हम देखते हैं कि उनकी किताबों की बिक्री बढ़ी है। आपके साथ आज बात करनी थी तो कल मैं आने से पहले उनकी सभी किताबों को फिर से ट्रैक कर रहा था क्या हुआ है अमेज़ॉन रैंकिंग में। सिर्फ हिंदुयोग की किताब नहीं, हिंदुयोग की एक किताब जिसको उन्होंने बहुत प्रमोट किया, दीवार में खिड़की रहती है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा रॉयल्टी मिल रही है। बाकी उनके स्टेटमेंट में भी वही 2000-2500 के आसपास की कॉपी नज़र आती है। लेकिन अब मैं देखता हूँ, चाहे राजकमल सुन की किताब आई हो, कहीं और से आई हो, उन सभी किताबों में कस्टमर रिव्यूज़ बढ़े हैं रिसेंट कुछ दिनों में। उन सभी किताबों की रैंकिंग इंक्रीज हुई है। तो वो जो एक मार्केटिंग कहीं ना कहीं हिंदुयोग ने की, वो मार्केटिंग राजकमल को भी बेनिफिट दे रही है, वो किसी और पब्लिशर जिसने भी वहाँ उनकी किताबें छापी हैं सबको फ़ायदा दे रहा है। तो ये जो मार्केटिंग है, मैं ये कहूँगा कि ये मुझे लगता है कि कंटेंट के साथ साथ मार्केटिंग की भी जीत है। इस पर एक सवाल है मेरा, लेकिन मैं अभी उस पर बाद में आऊंगी क्योंकि अभी हम मार्केटिंग की ही बात कर रहे हैं। तो लिपिका जी के पास चल लेते हैं, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? और जैसा कि अभी नवीन जी ने बताया अभी कि मार्केटिंग गिमिक भी है, तो मार्केटिंग का रोल क्या है, कैसे है? आप उस इंडस्ट्री में रही हैं, वहाँ काम भी किया है, आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि इस पूरे जो विवाद है उसको लेकर मैं थोड़ा अम्यूज़्ड हूँ और थोड़ा सा अचंभित भी हूँ, क्योंकि हो सकता है कि हिंदी में ये पहली बार हुआ हो, हिंदी प्रकाशन में, कि किसी को इतनी बड़ी रॉयल्टी मिली हो। लेकिन अंग्रेज़ी में पिछले 1.5-2 दशक से जो है ऐसे राइटर्स रहे हैं जिनको इससे भी कई गुना ज़्यादा रॉयल्टीज़ मिलती आ रही हैं, करोड़ों में मिलती हैं। तो अगर हिंदी में ये शुरुआत हुई है तो उसे बजाय इसके कि हम नेगेटिवली देख के उसको थोड़ा दरकिनार करने की कोशिश करें या उसको इतना क्वेश्चन कर दें कि सामने वाला जो प्रकाशक है वो अगली बार से डरे ये सब कार्य करने के लिए, मुझे लगता है हमें इसको इनकरेज करना चाहिए। मेरा पिछले जो लगभग 19-20 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है पब्लिशिंग में, उसमें मुझे ये तो ज़रूर समझ आता है कि एक बहुत क्लियर डिमार्केशन है हिंदी और इंग्लिश प्रकाशकों के क्लैरिटी ऑफ अकाउंटिंग में। जब वो कुछ एडवांस देते हैं या उसके बाद रॉयल्टीज़ आती हैं, तो अंग्रेज़ी प्रकाशकों की जो रॉयल्टीज़ हैं वो काफ़ी, उसको लेकर बहुत रेयर होगा कि कोई ऑथर या राइटर जो है उस पर कंप्लेंट करता हो, स्पेशली जो बड़े प्रकाशक हैं। हिंदी में मैंने काफ़ी लेखकों को सुना है इस तरह की कंप्लेंट्स करते हुए कि रॉयल्टीज़ उस तरह से नहीं आ रही हैं। अब अगर इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और अचानक ऐसा एक मुद्दा आता है, जैसे नवीन जी ने कहा कि अचानक प्रकाशक को रियलाइज़ होता है कि हमें थोड़ा सा मार्केटिंग में ध्यान देते हुए रॉयल्टीज़ का, चाहे वो गिमिक के लिए ही है, लेकिन मुझे लगता है कभी तो वो लेखक अपनी उस तरह के एक जो
चित्रण हो गया है लेखकों का कि एक गरीब है, उसको जो है मतलब 2 वक्त की रोटी के लिए भी वो करना है, झोला लटकाए चलना है, तो वो तो आई थिंक हम उससे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ना भी चाहिए। मार्केटिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होना चाहिए हर प्रकाशक के लिए, क्योंकि बगैर मार्केटिंग के आप अपने एंड कंज्यूमर तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। अगर हिंदी प्रकाशक इस विवाद के ज़रिए अगर जाग रहे हैं इस बात को लेकर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी में ये भी एक बहुत मेजर डिमार्केशन मैंने देखा है। अंग्रेजी प्रकाशक फिर भी काफ़ी कुछ मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब हिंदी के जो प्रकाशक है वो उस तरह की मार्केटिंग करते ही नहीं है जैसी अंग्रेजी नहीं है, करते ही नहीं है। मुझे याद है 2007 में जब मैंने हापर कॉलेज ज्वाइन किया था, उस टाइम पे जिस तरह की मार्केटिंग थी, आज इंग्लिश में एटलीस्ट नवीन जी वो सेकंड करेंगे उस बात को कि उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। हर दशक में जो चेंजेस आए हैं, परिवर्तन आए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो है अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बदली हैं। लेकिन हिंदी को मैं आज भी वहीं अटका देखती हूँ। आज भी वो 2 दशक पहले जैसे अपनी मार्केटिंग करते थे इवेंट्स के माध्यम से, और सिर्फ ये सोचकर कि हम जो है किताब निकाल देंगे और बहुत अच्छा लिखा है तो लेखक अपना जो है रीडर अपने आप फाइंड कर लेगा, वो युग चला गया है। स्पेशली बिकॉज यहाँ से और ज़्यादा इंडियन राइटर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में लिख रहे हैं, तो जब इतनी भीड़ है उसमें स्टैंड आउट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि प्रकाशक जो है अपना पैसा सही जगह लगाए मार्केटिंग में, ताकि उसकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़े। तो मेरी समझ से तो मतलब ये पूरा मुद्दा जो है, रादर देन इस पे विवाद करने के कि इतनी रॉयल्टी दे दी है, क्या हमें शक पे बिल्कुल करिए, शक करिए, होना भी चाहिए। आई एम श्योर ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हैं जहाँ लेखकों के पास होगा ये वो कि शक करने का। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक विवाद ना होके इस चीज़ पे बातचीत होनी चाहिए कि मार्केटिंग को कैसे सुधारा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेखकों को अपने रीडर तक पहुँचने में आसानी हो। यार मार्केटिंग की बात तो है, लेकिन इसी मार्केटिंग का जो लाभ हुआ वो अंकुश आपको लग रहा है कि वो हिंदुंग प्रकाशन और विनोद कुमार शुक्ल दोनों को हुआ? मेरे को एक बात और जोड़नी थी छोटी सी, जो मैं पहले जोड़ना भूल गया था कि हिंदुंग प्रकाशन ने जो रॉयल्टी दी है ना, अभी ऐसी रॉयल्टी वो पहले से देते रहे हैं दरअसल। ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, या फिर उन्होंने शायद इग्नोर किया, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऐसे कई सारे लेखक हैं कि जिनको वो ऑलरेडी इस तरह की रॉयल्टी देते तो आपको क्यों लगता है कि उन्होंने खास तौर पे, जब वो पहले से ऐसी रॉयल्टी दे रहे हैं, तो उन्होंने विनोद जी को एक खास कार्यक्रम में इस तरह का, वो एक प्रतीकात्मक चेक था, पैसे उनको पहले दिए जा चुके थे, तो वो भी उन्होंने क्यों किया होगा? जी, जैसा कि उन्होंने बताया भी था कि 17 तारीख को 20 तारीख को उन्होंने चेक दिया था, 17 तारीख को रॉयल्टी उनके खाते में पहुंचा दी गई थी। तो ये जो प्रतीकात्मक चेक उनको दिया गया, ये दरअसल इसलिए भी दिया गया क्योंकि बहुत सारे लोगों को संदेह भी था, बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू देखने के बाद भी, खास तौर से शैलेश जी का, कि क्या ये झूठ तो नहीं बोल रहे, कि इस तरह की बात हो सकती है क्या। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को भी ये दिखाने के लिए, प्लस एक चीज़ और कि पिछली बार जब मानव कौल ने इस तरह की ये बात उठाई थी सामने कि उनको रॉयल्टी नहीं दी जा रही उचित, तो उस पूरे फ्रेम को मतलब बदलने के लिए उन्होंने इस तरह का किया हुआ कि लोगों के मन में एक आशा जगे कि हिंदी लिखकर भी आप मतलब कमाई कर सकते हैं या घर चला सकते हैं, या फिर इस तरह की चीज़ भी कि नहीं, वो चीज़ जो थी वो गलत थी पहले और इसको सही किया जा सकता है, या फिर इसको बदला जा सकता है, या फिर एक बड़ी रॉयल्टी सच में मिल सकती है। तो शायद मुझे लगता है कि इसलिए एक प्रतीकात्मक रूप में उन्होंने वो चेक दिया होगा, ताकि सब लोग जान सकें कि हाँ ये सच है। तो हिंदी के प्रकाशन को ये करने की ज़रूरत, आप बताइए रचित, हिंदी के प्रकाशन को ये ऐसा एक कार्यक्रम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि चेतन भगत हैं, चाहे वो अमीश त्रिपाठी हैं, जो अंग्रेज़ी के लेखक हैं, करोड़ों में रॉयल्टी लेते हैं, इस तरह का कार्यक्रम उनके लिए तो कभी नहीं होता। ये फ़र्क क्यों है? ये अंकुश नहीं बताएंगे, ये मैं बताता हूँ। ये दरअसल ये था कि ये बात ठीक है कि वो और भी लेखकों को रॉयल्टी देते रहे हैं। हिंदुम के टॉप 3 में से एक लेखक ने व्यक्तिगत चर्चा में मुझे बात बताई कि वो अब तक 8 करोड़ रुपया उन्हें हिंदुम से मिल चुका है रॉयल्टी का। तो ये बात ठीक है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि हिंदुम के और दूसरे लेखक हैं जो 8 करोड़ रुपए रॉयल्टी ले चुके हैं। सवाल ये है कि सिर्फ विनोद कुमार शुक्ल को ही क्यों चुना गया? इसका जवाब ये है कि नई वाली हिंदी के प्रकाशन ने पुरानी वाली हिंदी के एक स्थापित लेखक को, जिसकी एक किताब पहले ही एक प्रकाशन से आ चुकी थी, जिससे वो पीड़ित भी रहा था, वो हर कोई भी समझदार आदमी कोई एक काम तब तक नहीं करता जब तक उसे 3 लाभ ना हो। तो आप इसमें गिन लीजिए कौन कौन से 3 लाभ हैं। तो यही सोचकर IITian दिमाग लगाएगा शैलेश भाई के द्वारा, और उन्होंने विनोद कुमार शुक्ल जी को एक अच्छा अवसर चुना और उस पुराने प्रकाशन को भी बताया कि यार अब वैसे वो गाना है ना, अभी ये करके दिखाओ।
अभी आप लोग भी करके दिखाइए। इसमें गलत क्या? हाँ, ये बड़ा शॉकिंग है कि हम आज ये सोच रहे हैं कि हमारे राइटर्स को जो है अपने प्रकाशक पे इतना भरोसा भी नहीं रहा। तो ये एक बड़ी सोचने वाली बात है कि हम इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि अब आज के दौर में जो है राइटर्स को अपने प्रकाशकों पे भरोसा नहीं है। प्रकाशकों को इस तरह के जो है एंटिक्स करने पड़ रहे हैं अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। अगर हिंदी युग जैसे वो बता रहे हैं कि पहले से ये रॉयल्टीज़ देता रहा है और अचानक से उन्होंने चलिए एक मार्केटिंग गिमिक किया, मान लेते हैं एक राइटर शिफ्ट हुए तो एक मैसेज फ्लोट करने के लिए कि जी हम देखिए हम जो है रॉयल्टीज़ दे रहे हैं, आप शायद नहीं दे रहे थे, आपसे वो व्यथित थे। लेकिन मतलब एट द एंड ऑफ द डे इसमें अगर हम देखें तो नुकसान किसका हो रहा है या फ़ायदा किसका होना चाहिए एक लेखक का? किसी भी प्रतिद्वंदिता से हम चाहते हैं 2 प्रकाशक प्रतिद्वंदिता आपने करें। कहा उसमें प्रकाशन का लाभ था, उसके 3 पॉइंट्स थे, वो 3 पॉइंट गिनवाइए। 3 पॉइंट तो ये थे कि एक दूसरे प्रकाशन को आप अपनी लाइन बड़ी करके भी दिखा रहे थे, आपका बिजनेस हो ही रहा था और विनोद जी का फायदा था। फायदा इसमें किसका है? केवल लेखक का और पाठकों का। प्रकाशक तो किसी ना किसी को छाप ही रहा है, अगर वो रॉयल्टी ना दे तब भी उसका लाभ तो हो ही रहा था। ये ठीक बात है कि प्रकाशनों की आपसी प्रतिद्वंदिता से अंततः जो फायदा है वो पाठकों का होगा। नवीन जी ने कहा जो आलोचनाएं हुई वो बहुत हास्यास्पद हुई, मुझे नहीं लगता उन्होंने सारी आलोचनाएं देखी हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छी आलोचना मैं बताता हूँ जो बहुत ख़राब मुझे लगा वहाँ होते हुए। सेशन का नाम क्या था? 6 महीने 30 लाख रुपए। 92 साल के लेखक के लिए आप जो सेशन कर रहे हैं उसके लिए आप इतना बाजारू नाम चुनते हैं। बल्कि मैं कहूँ गिमिक को अगर मैं हिंदी कर दूँ तो छिचलापन है ये। आप एक लेखक के लिए ये नाम चुनते हैं, मतलब आप साहित्य में धन को सबसे बड़े मूल्य के रूप में स्थापित कर रहे हैं। जिस प्रकाशन से आपकी किताब आई है वो धनतेरस की जगह किताब तेरस क्यों मनाता है? क्योंकि वो मूल्य के रूप में विचार को, किताब को स्थापित करना चाहता है धन के बजाय। ये भी एक आलोचना है, शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरी होगी ये। यार नवीन जी के पास चलते हैं, ऐसे लेखक हैं जिनका सब प्रकाशनों से संबंध है। तो आपको इस विषय पे क्या कहना है? जबकि एक स्टेटमेंट विनोद जी का ये भी था कि मैं अपनी किताबें मुक्त कराना चाहता हूँ। जब वो मानव कौल वाला पूरा प्रकरण आया था तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी किताबें मुक्त कराना चाहता हूँ। उन्हें किसी प्रकाशक के लिए ऐसा क्यों कहना पड़ा, जबकि वही दूसरा प्रकाशक उनको 30 लाख रुपए की रॉयल्टी दे रहा है? उनकी किताबें 90,000 बिकी हैं 6 महीने में। मैं फिर से उसी को रिपीट करूंगा कि प्रकाशकों ने किताबों को बेचने की कोशिश ही नहीं की है। रिपका ने थोड़ी देर पर एक बात कही थी कि वो छापने के बाद कहते हैं कि अब लेखक बेच रहेगा। 1000 कॉपी, 2000 कॉपी, 3000 कॉपी के बाद उनको लगता है कि हमने कमाल किया। विनोद कुमार शुक्ल आए, उस समय शायद 2 महीने, 3 महीने, 1 साल उन्होंने मेहनत की होगी, उसके बाद छोड़ दिया। जो होगा अपने आप होगा, ऐसा नहीं होता। किसी भी विनोद कुमार शुक्ल ने छोड़ दिया अपनी किताब? नहीं, प्रकाशक ने किताबों को छोड़ दिया कि हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। हाँ, राइटर के नाम से किताबें बिकती हैं, ये सच है, लेकिन किताबों को कंटिन्यूसली एक पुश देना पड़ेगा, नए पाठकों तक आपको पहुंचना पड़ेगा। नई हिंदी एक पॉइंट में रचित का बहुत अच्छा पॉइंट था वो कि एंड में इमेज बनाने के लिए विनोद शुक्ल ही उनको चाहिए थे। रचित ने एक पॉइंट और ये भी कहा था कि उन्होंने अपनी लकीर को बड़ा करने के लिए ये कार्यक्रम किया। उन्होंने बहुत सारी चीजें सोची होंगी, उन्होंने क्या सोचा एग्जैक्ट हम नहीं जानते, हम सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहे हैं। जिसमें ऑब्वियसली जब मानव कौल वाला पहला विवाद हुआ था, मैं उसको मार्केटिंग गिमिक कह रहा था, तो जब वो हुआ था तब से उनके ऊपर इतने विवाद थे कि उनको उसका जवाब देना था। ये एक जवाब था। ये आलोचना रचित आपने जो कहा, मैंने ये शब्द एग्जैक्टली नहीं सुना था 6 महीने, मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे इसके बारे में नहीं पता। ये अंकुश बता पाएंगे? अंकुश हाँ, ये मैंने नहीं देखा था। लेकिन हाँ, अगर इस तरीके से है तो मुझे लगता है कि उसका नाम थोड़ा बेहतर कुछ हो सकता था। पर ये प्रेजेंट करना, ये कॉन्फिडेंस देना कि हाँ ऐसा हो सकता है। दूसरा, एक जो बहुत बड़ा काम होता है राइटर्स की पोचिंग का। जैसे ही आप स्थापित राइटर्स को दिखाने लगो कि भैया पैसा इधर ज़्यादा है तो इसकी भी संभावना है। अब ये सब स्पेकुलेशन है, मैं नहीं जानता कि हिंदी ने क्या सोचा था। मगर आपका जो दूसरा पहला प्रश्न था, ओरिजिनल प्रश्न पे हम आते हैं कि क्यों उनको ऐसा कहना पड़ा मैं किताबें वापस ले रहा हूँ। ये मेरा अपना भी अनुभव है कि प्रकाशक हिंदी के मेहनत नहीं करते किताब बेचने में। मैं आपको बहुत साधारण सा उदाहरण देता हूँ। कल एक अवार्ड फंक्शन हुआ, आपका कंपटीशन, इसमें मैं नाम नहीं लेता। उन्होंने जिस किताब को अवार्ड दिया उस किताब के बारे में उस पब्लिकेशन हाउस ने एक भी पोस्ट नहीं लगाई, वो आगे भी नहीं लगाएगा। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो सकती है कि 85 साल के एक ऑथर को उनकी किताब को सिर्फ इसलिए पोस्ट नहीं लगाते क्योंकि उसमें एक देश का गृह मंत्री जो है वो उनको अवार्ड दे रहा है। क्योंकि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के कारण आप चाहते हैं कि मैं राइटर को ही प्रमोट नहीं करूंगा। पब्लिशिंग हाउस इंग्लिश में एक भी एडिटर की अपनी, चाहे जो उसकी आइडियोलॉजी हो, किताब को वो अपनी आइडियोलॉजी से नहीं बेचता। वो ये देखता है कि क्या ये किताब पाठक पढ़ेगा,
अगर वो वामपंथ से जुड़ी हो, दक्षिण पंथ से जुड़ी हो, न्यूट्रल हो, सेंट्रल अप्रोच की हो, पब्लिशर उसको सिर्फ मेरिट देखता है कंटेंट की, उस मेरिट के हिसाब से उसको उस कंसर्न आदमी के पास पहुंचा। वहाँ बिजनेस का आइडिया ज्यादा है। बिजनेस का आइडिया है। यहाँ पर जो है इन्होंने कंधे पर ले रखा है कि भैया पूरी जो है हमें राजनीति चलानी है, हम समाज बदल देंगे। समाज बदलने के लिए राइटर को पहले मजबूत कीजिए, उसको पैसा दीजिए, उसको वो पैसा देने को तैयार नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदुम इस संदर्भ में अलग था कि उसने बाकी के प्रकाशनों से उसने निश्चित तौर पे अच्छी मार्केटिंग की है और बहुत अच्छे तरीके से की है, तो ये तारीफ करनी पड़ेगी। अंकुश, मार्केटिंग से हटके अपन कंटेंट पे अब बात करेंगे। लोगों ने कहा, और बहुत सारे कमेंट्स मैंने ऐसे भी पढ़े, सोशल मीडिया पोस्ट पढ़े, जहां लोगों ने लिखा कि किताबें तो बहुत सारी बिकी, लेकिन जब विनोद कुमार शुक्ल की किताबें घर तक पहुंची तो वो उस कंटेंट को देख के बहुत डिसअपॉइंट हुए। नहीं, डिसअपॉइंट दीवार में खिड़की रहती थी कि मैं बात कर। समझ रहा हूँ। दरअसल जब हम नहीं पढ़ते ना बहुत सारा कुछ, मतलब जैसे मैं अपनी शुरुआत की बात करता हूँ कि जब मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ चुका था तो मुझे समझने में दिक्कत आती है। जैसे अभी रेत समाधि को लेके बहुत सारे लोग बात करते हैं कि उसमें बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं या कुछ ऐसा कि वो हमारे सर के ऊपर से निकल गई। बल्कि जिनको अभी नोबेल प्राइज मिला है उनके भी इतने ही लंबे लंबे वाक्य हैं। हाँ, मैंने अभी कुछ उनका देखा ये चीज़ कि उन्होंने बहुत लंबे लंबे, हाँ बिल्कुल, बहुत लंबे लंबे वाक्य लिखे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि कई बार व्यक्तिगत समझ भी होती है एक समझने के लिए, या फिर हम लोग कितना कंज्यूम कर चुके हैं, कितना देख पढ़ चुके हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकता है कि ना बेहतर लगे, मतलब सब कुछ सबके लिए बेहतर नहीं हो सकता है, या फिर सब कुछ सबके टेस्ट का नहीं हो सकता है। तो सबकी अपनी अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन हम उस कंटेंट को खारिज ये बोल के नहीं कर सकते कि ये अच्छा है या बुरा है। हमको कुछ बताना पड़ेगा उसमें कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है। हम लोग उसको बस सिर्फ ये कि मेरे को अच्छा नहीं लगा, ये कोई तरीका नहीं होता है इस तरह की चीज़ें करने के लिए। कुछ रॉयल्टी को लेकर कुछ ऐसी बहुत सारे लोगों में ईर्ष्या भी थी कि हम किसी और प्रकाशन से है, हम नहीं बिके, लेकिन एक प्रकाशन ने इतना कर दिखाया। नहीं, ऐसी ईर्ष्या, देखिए ऐसी ईर्ष्या तो, ये ईर्ष्या तो मुझे नहीं पता ईर्ष्या एक सही शब्द है कि नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगता ही नहीं है ना कि उनको रॉयल्टी भी मिल सकती है। मतलब मैं अपनी पहली रॉयल्टी की अगर बात करूं, जब मुझे पहली रॉयल्टी आई तो मैंने मैं काजू कतली एक डब्बा लेकर गया था अपने घर पे कि चलो ठीक है आज घर पर देंगे। तो एक लेखिका हैं, बड़ी लेखिका हैं, उन्होंने कमेंट किया कि क्या इतनी ज़्यादा रॉयल्टी मिल गई कि आप काजू कतली खरीद पा रहे हैं। तो मतलब ये कितनी हास्यास्पद बात है कि अब आप सोचिए कि किस तरह का माइंडसेट हो चुका है हिंदी के लेखकों का। तो अब इस तरह के माइंडसेट के साथ तो वैसी ही बातें करेंगे ना कि 30 लाख कैसे मिल गए, तो उनको झूठ ही लगेगा हमेशा, और झूठ तब तक लगता रहेगा जब तक उनके खाते में 30 लाख टाइप की रॉयल्टी नहीं आ जाएगी। रचित, 30 लाख रुपए की रॉयल्टी, हिंदी जो राइटर है उनके डीएनए में गरीबी बैठ गई है क्या? मैं बैठी हुई है, शुरू से बैठी हुई है। हमारे यहाँ लेखक होने का मतलब ही है आप कोई ऐसी बात करें जो अनपॉपुलर हो, जो आप ऐसे लोगों की बात करें जिसे दूसरे सुनना नहीं पता। ऐसी बात की लिखी हुई किताब पढ़कर लोग खरीदेंगे, उसमें पैसा मिलेगा, ये माना नहीं जाता रहा कि ऐसा नहीं होगा। ठीक बात है, लेकिन जो रॉयल्टी वाली बात अंकुश ने कही, बहुत सही बात कही। और मैं भी 2-3 साल तो मेरी किताब आने वाली नहीं, अभी आई भी नहीं है, तो मैं इस पर बोलने के लिए कम से कम ये आरोप तो नहीं लग सकता कि मुझे किसी तरह की हसद या जलन होगी। लेकिन मैं एक दृश्य इमेजिन करता हूँ। बहुत सारे लेखकों ने लेकिन अभी तय कर लिया वो कौन से प्रकाशन से छपेंगे वो। लेकिन प्रकाशनों को भी तय करना चाहिए ना। अगर कोई एक विनोद कुमार शुक्ल को दे सकता है तो आप तो इतने पुराने प्रकाशन हैं, आप क्यों नहीं दे सकते? आप भी तय करिए ना। जो लिपिका जी बात करिए या नवीन सर जो बात करें, ठीक बात है। आप लोग अपनी मार्केटिंग पे काम करिए, पैसा खर्च कीजिए, हम जैसे लोगों को दीजिए तो और लेखकों को ही मिलेगा। लेकिन आप सब खुद ही कर लीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? मैं एक दृश्य इमेजिन करता हूँ, 92 साल का लेखक खड़ा है और उसे मैन ऑफ द मैच की तरह एक चेक दिया जा रहा है 30 लाख का। आप उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हो मेरे को। खराब, खुश नहीं, मैं इसके एकदम खिलाफ तो हूँ। आपको नहीं लगता इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर इतनी 30 अगर विनोद जी कह देते उन्हें 30 लाख की रॉयल्टी मिली तो क्या हम नहीं मानते? वो दृश्य क्यों चाहिए था आपको? आपको क्यों चाहिए था दृश्य? दिक्कत ये बहुत सारे में बच्चों को इनाम मिलता है, उस तरह मैन ऑफ द मैच मिलता है, वो ठीक है, लेकिन वो दृश्य मुझे अभी भी हजम नहीं हो रहा। और बस यही सब है, मुझे यही कहना है इस पर। दृश्य वो हजम नहीं हो रहा। वो दृश्य की आवश्यकता इसलिए भी थी क्योंकि उससे पहले का जो दृश्य हमने देखा था 3 साल पहले का सोशल मीडिया पे, मतलब कि जब चीज़ें चल रही थी, तो उस समय जब लोग विरोध कर रहे थे, मतलब प्रकाशनों का, अन्य प्रकाशनों का, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, या मुझे लगता है कि उनके लिए वो दृश्य चाहिए था। इन्हीं के एक लेखक के द्वारा नहीं, इन्हीं के एक लेखक के मार्फत से लिपिका जी के पास चलते हैं, वो बहुत देर से शांत भी है अभी। नहीं, पर मुझे लगता है जैसे हम लोग जो हैं जब बेस्ट सेलर का टैग लगाते हैं या हम सक्सेस पार्टीज करते हैं अंग्रेजी पब्लिशिंग में, कि एक पर्टिकुलर
जो हम सोच रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा हमारी किताबों की प्रतियां बिक गई हैं। उस पर हम सक्सेस पार्टीज़ करते हैं, हम बेस्ट सेलर के टैग लगाते हैं अपनी किताबों में। वो भी एक तरह का प्रदर्शन ही है, उस एक मार्केटिंग पुश है कि आगे भी उसको हम बढ़ा सकें उस माध्यम से। वो एक सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है। हाँ, आई एम श्योर कई लोगों को इस बात से आपत्ति उठी होगी है कि भाई, और दिख भी रहा है जैसे रचित जी से, कि एक सीनियर राइटर जो है, लेखक जो है, उनको इस तरह का जो है एक ऑर्गेनाइज किया गया प्रोग्राम जहाँ पे चॉइस ऑफ वर्ड्स जो था वो शायद ठीक नहीं था। लिपिका जी, इस तरह के जो कार्यक्रम है हम अंग्रेजी प्रकाशनों के साथ बहुत सारे देखते हैं, जहाँ वो अपने राइटर्स को प्रमोट करने के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम और कुछ इस तरह के करते रहते हैं। हिंदी में अगर ऐसा कार्यक्रम हुआ तो वो चर्चा का विषय हो गया। जी जी, तो ये जो कंट्रोवर्सी बन जाती है, इसी चीज़ पर मैंने अपनी बात की शुरुआत की कि थोड़ा अम्यूजिंग है, क्योंकि हमें उस माइंडसेट से ना बाहर निकलना पड़ेगा कि आप क्यों लेखक को एक पर्टिकुलर ढांचे में या ढर्रे में देखना चाहते हैं। आप क्यों नहीं चाहते कि राइटिंग एक फुल टाइम प्रोफेशन बन सके किसी के लिए, वो अपने घर को चला सके सिर्फ किताबें लिखकर। तभी हम एक अच्छे कंटेंट को ला पाएंगे। और चाहे आप किसी भी कंटेंट की बात करें, मैं उनसे बिल्कुल उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप जब तक बहुत विविध तरह का कंटेंट नहीं पढ़ते, आपकी जो विचार में जिस तरह का आप कंटेंट पढ़ रहे हैं वही एक उसी तरह का कंटेंट आप हजम कर पाते हैं, तो उसे आप कहते हैं कि अच्छा कंटेंट है। विविध कंटेंट पढ़ने के लिए आपको उतने ही सारे राइटर्स को ग्रूम करना पड़ेगा, उतने ही सारे राइटर्स को लिखना पड़ेगा। मैं आज अपना फुल टाइम प्रोफेशन छोड़कर लेखन की दुनिया में नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे आज भी पता है कि उससे मेरे घर नहीं चलेगा। तो हमें उस पर इतना कॉन्फिडेंस अभी जो प्रकाशन है, जो प्रकाशकों की इंडस्ट्री है, वो अभी लेखकों को नहीं दे पाई है कि आप अगर फुल टाइम लेखक हो तो आप उससे अपना घर चला सकते हो। जी, तो ये हमारा कार्य अब इस एपिसोड के बाद रादर ये होना चाहिए, हमारा फोकस ये होना चाहिए, कि हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हम हिंदी जगत में भी इस तरह की एक मिसाल तैयार कर सकें कि यहाँ के लेखक जो हैं, और मुझे लगता है कि हिंदी मार्केट, जब मैं इंग्लिश उससे देखूँ तो हमारे लिए तो हिंदी मार्केट और भी बड़ा मार्केट है जो हम कभी कैप्चर नहीं कर पाते। मुझे याद है जब मैं हार्पर में थी, हमने हार्पर हिंदी निकाला था। पेंगुइन कई बार कोशिश कर चुका है, फिर उन्होंने जो है किसी और प्रकाशक के साथ, मंजुल के साथ, अलग अलग प्रकाशकों के साथ वेस्टलैंड का भी हिंदी पर, और ये तब है जब हम एज एन इंग्लिश पब्लिशर जब देखते हैं तो हमें लगता है कि हम सिर्फ इतना बेच पा रहे हैं, और जबकि हिंदी की इतनी बड़ी मार्केट है, तब भी अगर इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वो लगता है मुझे। नवीन जी के पास चलते हैं। नवीन जी, जब हम कंटेंट प्लस मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, जो सवाल मैंने अंकुश से पूछा था कि लोगों ने कहा कि किताब तो उनके पास आई लेकिन उनको पढ़ के अच्छा नहीं लगा, वो सिर्फ मार्केटिंग हुई या रील्स के ज़रिए या जैसे भी जो भी प्रकाशन का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उनकी रही होगी। अंकुश ने कहा कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, पाठकों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन 90,000 प्रतियाँ बिकी है, ये प्रकाशन ने दिखाया। अब मार्केटिंग तो हो रही है किताब की, किताब बिक भी गई, लेकिन जिसको कहते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, वहाँ पर वो कमज़ोर हो रही है। आप कुछ कहेंगे? हाँ, ये एक पॉइंट है, क्योंकि जितनी किताब बिकी इसके हिसाब से मुझे उसके बारे में नॉर्मली जो पोस्ट आते हैं वो नहीं आए, और ये मुझे उम्मीद थी ऐसा होगा। ऐसा होने के पीछे कारण बहुत बड़ा ये है कि दो तरह के लोगों ने खरीदा। एक जो इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हैं लेकिन हिंदी समझते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, बाइलिंगुअल हैं, उनको इस बीच में पता चला कि ये किताबें हैं, उन तक पता ही नहीं था उनको, उन्होंने खरीदी। ये लोग बहुत कम बात करते हैं सोशल मीडियम्स पे, तो ये एक सेगमेंट पूरा सेपरेट हुआ। दूसरा, हिंदी का बड़ा जो सेगमेंट है वो नई हिंदी पढ़ रहा है, वो इंग्लिश पढ़ रहा है, उसके लिए इस तरह की भाषा अभी गूढ़ है। उनका रीडिंग, वाकई जो अंकुश कह रहे हैं वही चीज़ है कि रीडिंग अभी बहुत कम है, और जैसे वो रीडिंग बढ़ेगी धीरे धीरे वो ग्रो करेंगे। मुझे याद है जब मैंने पहली किताब पढ़ी थी फिक्शन, तो वो चेतन भगत था। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे सबने वही शुरू किया, और लोग मजाक उड़ाते, चेतन भगत पढ़ते हो तुम? मैंने कहा हाँ, मुझे वही समझ में आ रहा है भाई, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद उम्र बढ़ती गई, चेतन भगत की मैंने और किताबें पढ़ी, उसको पढ़ने का रस अलग है। लेकिन इसके बाद सलमान रश्दी को पढ़ने का रस, या अरुंधति रॉय को पढ़ने का रस, या वी.एस. नौपाल को पढ़ने का रस अलग है। लेकिन जिस उम्र में मैंने उनको पढ़ा था, उस उम्र में मैं वैसा नहीं था कि मैं वी.एस. नौपाल को समझ पाता या रश्दी को समझ पाता। ये पढ़ते पढ़ते, वो हैबिट डेवलप करते हुए, समझ को डेवलप करते हुए वहाँ से आता है। तो ये पढ़ेंगे लोग, ऐसा नहीं। तो ऐसी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है जहाँ कंटेंट अगर
ऐसा नहीं है जो बहुत, अगर कोई सतही तौर पर पढ़ रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति किताब तो खरीद रहा है। देखिए, पब्लिशिंग हाउसेस जो काम करते हैं इंग्लिश में स्पेशली जो होता है वो ये होता है कि हम सबके लिए किताबें छापते हैं। आपके पास उस पाठक को जो 20-21 साल का है, जिसको कि प्रेम कहानी या क्राइम थ्रिलर चाहिए, उसके लिए किताबें होती हैं। जब वो उससे आगे बढ़ता है, दुर्गा दत्ता कितने पॉपुलर हैं या सुदीप नागरकर कितने पॉपुलर हैं, तो उन्होंने एक प्रेम कहानी लिखी एक उम्र में, उनके पढ़ने वाले पाठक जैसे 30-32 क्रॉस करते हैं वो कुछ और पढ़ना शुरू करते हैं। पब्लिशर वो सारे ऑप्शंस देता है कि ये भी साहित्य है और ये भी साहित्य है। वो साहित्य को डिवाइड नहीं करता कि इसका वाला साहित्य अलग और उसका वाला साहित्य, वो साहित्य उसके लिए साहित्य है। ये चीज़ हिंदी में अभी मिसिंग है। हिंदी में हम तुरंत टैग मारते हैं कि ये साहित्य नहीं है, जो मैंने लिखा है वो साहित्य है। अगर तुम मेरे दोस्तों तुमने लिखा तो तुम्हारा भी साहित्य माना जाएगा, ठीक है, लेकिन रचित का साहित्य मैं नहीं मानूंगा, वो मेरा दोस्त नहीं है, ठीक है। हम ऐसे कर रहे हैं। ये जो हो रहा है पूरे इकोसिस्टम, किसी एक आदमी का, प्रकाशक की गलती मैं नहीं मानता इसमें, ये पूरे इकोसिस्टम का है सिस्टम। मैं एक वर्कशॉप है जिसमें हर साल मैं वर्कशॉप लेने जाता हूँ और लोग बैठ के सुनते हैं। उसी वर्कशॉप में एक सेशन था गंभीर साहित्य कैसे लिखें। अब गंभीर साहित्य कैसे लिखें कैसा सेशन हो सकता है, और एक पार्टिसिपेंट ने पूछा, उसको मजा मेरे सेशन में आता है, लेकिन उसने पूछा कि मुझे गंभीर साहित्य लिखना है। आपका सपना साहित्य लिखना होना चाहिए। गंभीर साहित्य और लोकप्रिय साहित्य बात की चीज़ है, वो हमारे हाथ की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों को, पब्लिशर, राइटर्स और इस पूरे इकोसिस्टम को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि सभी तरह के लोग हैं। वो जो कि प्रेम कहानी पढ़ेंगे, जिनको कि रोमांस पसंद आएगा, वो जिनको कि समाज की सच्चाई देखनी है, और वो अलग अलग उम्र में, अलग अलग दौर में, अलग अलग परिवेश के साथ आएंगे। और जो रोमांस बिकेगा वो संख्या उसकी हमेशा कम होगी, दूसरे की कम होगी। ये समय के साथ बढ़ेगा। तो किसी का 1 साल में जो बिक्री होनी है और किसी की 5 साल में बिक्री होनी है, दोनों के बीच आपको डिफरेंस नजर आएगा। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बिक ही रही है, कंटिन्यूस बिक रही है। जब आई थी तब मुझे नहीं पता कितनी बिकी, लेकिन अवार्ड के बाद आज भी बिक रही है। चेतन भगत की में भी पहली किताब जितनी बिकी थी पहले 10 साल में, उसके बाद थोड़ा सा डिप हुआ होगा। तो हर किताब का एक एज आएगा, जिस तरह का उसका रीडर बेस है, जिस तरह का पाठक उसको पढ़ रहा है, वो समझ के हमें किताबों को पाठकों तक पहुंचाना होगा। लोकप्रिय साहित्य की भी आप बात कर रहे थे कि लोकप्रिय साहित्य और गंभीर साहित्य, इस पर बात करेंगे हम अब रचित से। रचित, जब भी कोई साहित्य लोकप्रिय साहित्य हो जाता है तो उसे बड़ी कमतर कैटेगरी में मान लिया जाता है कि लोकप्रिय साहित्य है तो उतना ऐसे उन पाठकों के लिए नहीं है जो बहुत गंभीर और अच्छा साहित्य पढ़ते हैं। ऐसा क्यों है? क्या लोकप्रिय साहित्य एक अच्छा साहित्य नहीं हो सकता? नहीं, मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूँ। लेकिन जो आपने कंटेंट की बात की, अगर कोई किताब की 90,000 प्रतियाँ बिकी हैं तो उसको 90,000 पाठक मिले होंगे, ये तो सही बात है। पाठक तो शायद उससे, मैं कह रहा हूँ, 20,000 भी मिले हों, बाकी 70,000 कौन से होते हैं। इसमें मुश्ताक अहमद यूसुफी का एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि एक किताबों की दुकान में एक सज्जन या एक मोहतरमा आई और वो बहुत देर तक किताबें देखती रहीं और फिर वो चली गई। तो उसने मिर्ज़ा उससे पूछता है कि भाई साहब कुछ ऐसी किताबें भी रख लो कि ग्राहक दुनिया से ऐसे ना जाए, ग्राहक ऐसे ना जाए जैसे सिकंदर दुनिया से गया था खाली हाथ। तो बोले अरे मैं कहाँ से खरीद देता। बोले उन्हें क्या चाहिए था? बोले उन्हें पूरा ये सब देखने के बाद बोली मुझे गहरे हरे रंग के कवर वाली किताब चाहिए जो मेरे सोफ़ा सेट से मैच कर सके। अब बताइए इसके लिए आप क्या गिमिक करिएगा, क्या कंटेंट दीजिएगा? तो कुछ लोगों की खरीदने की ये इस तरह की, और इसमें लोकप्रिय और गंभीर सब पीछे रह जाता है। बाकी जो सर ने बताया गंभीर साहित्य, देखिए गंभीर साहित्य भी हो सकता है अगर नई वाली हिंदी हो सकती है। ये दोनों शब्दों में मुझे एक जैसा ही कहना चाहिए, मार्केटिंग जैसा कुछ लगता है, कह सकते हैं। आपका सवाल भूल गया मैं इस दौरान। मैं लोकप्रिय साहित्य, नहीं लोकप्रिय वैसा कुछ नहीं, जिसको लोग पढ़ रहे हैं, लोग तो लोगों से ही बना है ना। आप कैसे बोल सकते हैं कि लोकप्रिय साहित्य कम? नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि, और मानते हैं कि मुख्य धारा जिसको कहते हैं ना, मुख्य धारा और लोकप्रिय साहित्य। हाँ, मैं ये समझता हूँ, मुख्य धारा मैं समझता हूँ। मुख्य धारा का साहित्य जिसके पास विमर्श है, जो स्त्री विमर्श की बात, जैसे अभी हम पल्प की बात कर रहे थे, तो आप जिस किताब की भी बात करते हैं उसी किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि जो लोग लोकप्रिय लेखन करते हैं वो पल्प वाले कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन जो लोग मुख्य धारा वाले हैं वो पल्प वालों को लेखक ही नहीं मानते। हाँ, वो नहीं मान सकते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं ना कि लोकप्रिय का मतलब ही हो गया कि लोग तो मान ही रहे हैं। लोग तो मान ही रहे हैं भाई। जिसको आज हम लोग एस.एम. पाठक जी को हम मानते हैं, इन्हें तो कितने साल नहीं माना। तो क्या करिएगा आप? यहाँ तो कबीर को लोगों ने नहीं माना, लिखा कि तुम राम की कथा गंवारों की भाषा में लिखोगे। ये कहा गया था कबीर से, तो बचा ना कबीर। तुलसी के लिए कहा, कबीर को कभी नहीं माना। रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना, हिंदी साहित्य की आलोचना में 2.5 पन्ने में निकाल दिया कबीर को, पूरी परंपरा बनी। देखिए दिक्कत यही है कि आज के कवि को, लेखक को ना सब कुछ 6 महीने की रॉयल्टी 30 लाख चाहिए अभी।
साहित्य इतनी छोटी लड़ाई नहीं है, साहित्य लंबी लड़ाई है। कबीर मरने के 200 साल जमीन में दबा रहा, 300 साल बाद उठ के खड़ा हो गया और वो सबसे बड़ा कवि निकल के आ गया हिंदी का। साहित्य लंबी लड़ाई है, उसको छोटे छोटे खानों में बांट के मत देखिए। लोक बदलता है, उसका शास्त्र बदलता है, साहित्य भी बदलता है और समझ भी बदलती है। तो जो मुख्य धारा का साहित्य है उसे मैं विमर्श का साहित्य मानता हूँ, और बाकी जो साहित्य है जिसका उद्देश्य विमर्श तो होता ही है अगर समाज में है, लेकिन उसका प्रमुखता विमर्श की नहीं होती। इसलिए जो आदिवासी विमर्श है, दलित विमर्श है, स्त्री विमर्श है। एक जो अंग्रेजी की मार्केटिंग वाली बात है उस पर मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि अंग्रेजी की जैसे मार्केटिंग कर रहे हैं हिंदी वाले, तो अभी 100 साल भी नहीं कर पाएंगे। ये तो स्मोक करती हुई लेडी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कवर पे ये क्या मार्केटिंग करेंगे? तो यही कहना था मुझे। की तरफ से मैं सवाल भी जानना चाह रहा हूँ, जो रचित ने पॉइंट कहा था कि ये डिवाइड जो है, ये डिवाइड क्या आप हार्पर पेंगुइन दोनों के साथ काम कर चुकी है? तो मैं इस बात को समझना चाह रहा हूँ कि इस डिवाइड को, और जो इससे पहले मैं भी कह रहा था कि एक कैटेगरी है चेतन भगत की, एक है सलमान रश्दी की, क्या इस तरह का डिवाइड वहां पर भी होता है कि नहीं, इसको तो साहित्य मानना ही नहीं है और इसको साहित्य मानना है? मैं यही सवाल पूछने वाली थी कि हम लोग बहुत बटे हुए हैं, मतलब हिंदी साहित्य बहुत बटा हुआ है कि मुख्य धारा है, फिर लोकप्रिय साहित्य है, फिर नई वाली हिंदी एक अलग कैटेगरी है जिस पे हम बात करते हैं, जिस पर सवाल पूछे जाते हैं। अंग्रेजी में कितना ही होता है? देखिए, लिटरेरी फिक्शन को, स्पेशली मैं लिटरेरी फिक्शन वर्ड यूज़ कर रही हूँ, जिसे आप मुख्य धारा का साहित्य मानते हैं हिंदी में, तो उसको हमेशा से एक ऊंची उपाधि तो दी ही गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपका रोमांस है या कोई और जॉनरा है वो उसकी बिक्री समय समय के साथ बढ़ी है या वो हमेशा बढ़ी रही है। अंग्रेज़ी में थोड़ा सा ये डिफरेंट रहा है। हर कुछ सालों में जो है हमने देखा है कि ट्रेंड चेंज होते रहे हैं। आजकल जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, पॉलिसी, इन पर बहुत ज़्यादा किताबें बिक रही हैं, इवन आपकी लिटरेरी फिक्शन से कई गुना ज़्यादा। लिटरेरी फिक्शन हमेशा से वो एक मध्यम नॉन फिक्शन की कैटेगरी जो है वो बहुत स्ट्रांग हुई है ओवर द इयर्स, जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे कि कभी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा उसका पब्लिशर्स को। आज काफ़ी हद तक जो पब्लिशर्स की कमाई है वो नॉन फिक्शन कैटेगरी से आती है। जहाँ हम सोचते थे कि रोमांस बहुत बिक रहा है, वहाँ रोमांस की जो है नंबर्स हमें कम होते नज़र आ रहे हैं। तो ये समय समय पर हर 2-4 साल में ये बदलाव आता रहता है। पर जहाँ आप कहते हैं कि बोलते तो हम भी हैं कि हाई ब्राउ फिक्शन है या इट्स अ लिटरेरी फिक्शन एंड इट्स अ मतलब मास मार्केट फिक्शन, वो कैटेगराइजेशन है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी उसको मतलब अभी तक मैंने तो ऐसा नहीं फील किया कि हम किसी लिटरेरी फिक्शन राइटर को जो है ऐसी उस पे लेवल पे माने कि दूसरे को हीन भावना से देखें, जो कि मुझे थोड़ा सा हिंदी में दिखता है कि मतलब अगर कोई मुख्य धारा का लेखक नहीं है या वो कुछ और ट्राई कर रहे हैं या जिसे हम चिकलिट कहते हैं या अलग अलग जॉनरा में डालते हैं, तो उसे उस तरह से वो कहते हैं ना हम जो एक हमें वो देना चाहिए वो हम नहीं देते हैं। वो ऐसा अंग्रेज़ी में हमने नहीं देखा कि हम उनको लुक डाउन अपॉन कर रहे हों या उन्हें उनका लेवल कम समझ रहे हों। अंग्रेज़ी में बहुत क्लियर डिमार्केशन है। आपकी किताब बिक रही है, मुझे उससे पैसा कमा रहा हूँ, तो मेरे लिए वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि मेरे लिए एक अच्छा बड़ा लेखक जिसकी किताबें भले ही कम बिक रही हों, लेकिन सबकी अपनी एक कैटेगरी है, अपना सबको उतना ही मान दिया जाएगा। They are all equal. या सो उतना ज़्यादा मैंने वो नहीं देखा डिमार्केशन वहाँ। नवीन जी, आपको क्या लगता है कि लेखक, प्रकाशन की जिम्मेदारी तो है कि वो अपनी किताबें कैसे बेच रहे हैं, लेखक की कितनी जिम्मेदारी है कि वो अपनी किताबें कैसे बेच रहे हैं? क्योंकि आप एक लेखक हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, तो आप सबसे बढ़िया इस बात के नहीं, मुझे लगता है कि अब तो सभी अपनी किताबें मार्केट करें, उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी लेखक पर होती है, और उसके बाद फिर प्रकाशन, जो हिंदी प्रकाशक हैं, वो कैसे उनको कैटेगराइज कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा हम वैल्यू देंगे अपने पेज पे, सोशल मीडिया पे या प्रोग्राम्स में, या इन लेखकों को कम दे रहे हैं, जैसा कि आपका सवाल भी था। आपका खुद का क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं दोनों लोगों की बात में से एक बात निकालता हूँ। हिंदी में एक असल समस्या बिकने से है, जैसे कि बिकने से दिक्कत है, लेखकों को दिक्कत है। जैसे कि मैं बिका, मुझे तो लग रहा है लोगों को भी होने लगी। मैं बताता हूँ, जैसे मैं बिका या दिव्य बिका या सत्य बिका, तो आपने बड़ा कॉमन सुना होगा, ये लोग क्या लिखते हैं, सुना ये? हाँ। अब जब विनोद कुमार शुक्ल बिक गए हैं तो उनके लिए कह रहे हैं ये क्या लिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि फिर वो ये तो कैटेगरी खत्म हो गई कि हम पॉपुलर राइटिंग कर रहे हैं, सीरियस कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं मार्केट पे। पब्लिशर का क्या होता है कि उसका अपना एक
मार्केट है, उसके पास तरह तरह के पाठक हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, प्लस इसके अलावा पाठक भी उनसे जुड़े हुए हैं अलग अलग तरीके से। वो किताबों को पहुंचाते हैं, उनका अपना एक तरीका है अपने बड़े पाठक वर्ग तक पहुंचाने का। लेकिन हर राइटर का अपना एक पाठक वर्ग होता है, चाहे वो फर्स्ट टाइम राइटर हो और चाहे एस्टेब्लिश्ड राइटर हो। फर्स्ट टाइम राइटर के पास भी अपने 200-300 तो पाठक शुरू में होते ही होते हैं। आप जब वो पाठक बनाना शुरू करते हैं, आप उन पाठकों से जब लगातार जुड़ते रहते हैं, क्योंकि आज इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है चारों तरफ से कि वो पाठक कहीं ना कहीं चला जाता है, वो रील देखना शुरू कर देता है। आज की डेट में तो स्पेशल ये हो रहा है। वहाँ पर उस पाठक को जोड़े रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो आप ही से कनेक्ट होगा, वो पब्लिशर से उतना ही कनेक्ट होता है जितना उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर राइटर से उसका इमोशनल कनेक्ट है। आपके साथ ही मेरी बातचीत यहीं अमर उजाला मूवी थी। जब 2 पर्टिकुलर नॉवल लिखता हूँ तो तीसरा मैं सेल्फ हेल्प से लिखता हूँ, क्योंकि मेरा जो पाठक था वो पाठक इस टाइम नौकरी के स्ट्रगल में उलझा हुआ है। वो मेरे को देखता है कि यार ये भैया जो थे अब जॉब छोड़ चुके या अपने करियर में ठीक कर गए तो हमारे जैसे थे, क्या मैं उस पाठक से जुड़ के उसके तरह का कंटेंट उसको दे सकता हूँ। तो वो बुक कहीं ना कहीं वही थॉट प्रोसेस के साथ थी और वो रहा कि पाठक मेरे साथ जुड़ा रहा। अब जब नॉवल आएगा तो वो पाठक जो है मेरा जुड़ा रहेगा। तो कहीं ना कहीं उस पाठक को जोड़े रखना और नए पाठकों तक पहुँचना, मार्केटिंग की मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि आप नए तरीके से जब तक चीज़ों को प्रेजेंट नहीं करेंगे, चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपको नए तरीके से जाना पड़ेगा। अगर वीडियो मीडियम आ गया है तो आ गया है, मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ रील वगैरह बनाने में, लेकिन अगर वो मीडियम है और मुझे लगता तो नहीं है। नहीं, मैं वीडियो के सामने हूँ, मैं खुद बनाने में अनकंफर्टेबल हूँ, लेकिन अगर मुझे अपने पाठक से संवाद करने के लिए ये करना है तो ये करना पड़ेगा। नेता आजकल संवाद करते हैं, हम तो देखा कि हमारे पास तो सारी इन्फॉर्मेशन ही उन्हीं लोगों से आ रही है जिनके लिए हम कहानी लिखते हैं, वही हमारी कहानी के पात्र भी हैं। तो मुझे लगता है संवाद की दृष्टि से भी मेरा एक रोल है, लेकिन मेरा रोल सीमित है। मेरा काम फुल टाइम मार्केटिंग नहीं हो सकता। मेरा काम जो है एक सीमा तक है कि मैं उनको एंगेज करके रखूं, उनको याद रहे कि मैं नए नए तरह का कंटेंट दे रहा हूं। मैं पब्लिशर के प्रयासों को पुश कर सकता हूं। लेकिन ये तो समवेयर पब्लिशर को और इम्प्रेस करने वाली बात हो गई कि आप बताएं कि हम नए प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं समझा, इसको फिर से बताएं। आपने कहा ना कि लेखक को भी अपनी तरफ से बहुत सारे नए प्रयास करने पड़ेंगे। आप नहीं, पब्लिशर को नहीं, मैं पाठक को इम्प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि पाठक का टेस्ट चेंज हो रहा है। जिस पर रचित को आपत्ति होगी मुझे पता है, लेकिन पाठक का टेस्ट चेंज हो रहा है। उस पाठक को मेरे से जोड़े रखने के लिए मुझे एफर्ट करने पड़ेंगे। आप इसको स्वीकार करें चाहे ना करें, पर यह सच्चाई है आज की तारीख में। मैं उसको जोड़े रखता हूँ, मेरा प्रयास खत्म हो गया। आगे का काम पब्लिशर का है कि वो किताब पाठकों तक जाए। किताब के कंटेंट के बेस पे अगर 4 लोगों ने मेरी तारीफ की है तो क्या पब्लिशर उसको आगे ले जाता। आपने कहा पब्लिशर की मार्केटिंग कैसे करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे यहाँ एक किताब छपी थी जब मैं यूपी में था, आशीष नंदी की, और एक नए ऑथर की किताब छपी थी जो बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। आशीष नंदी की किताब के मुकाबले आशीष नंदी का अपना एक ऑरा है, उनकी किताब का अपना एक पाठक वर्ग है, वो जाएगा। हम उसके लिए जो करते थे हमने किया, लेकिन जो नए पाठक, नए जो रीडर थे, नए जो राइटर थे, यंग थे, बोलने में बहुत अच्छे थे, दिखने में अच्छे थे, प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी थी, और वो तरीके से अलग अलग तरीके से लोगों के पास जा रहे थे। तो आशीष नंदी की किताब अगर आते ही पहले महीने में 1000-2000 कॉपी बिकती है तो उनकी 700 बिकी होगी। तो मेरे लिए 700 आशीष नंदी का बहुत अच्छा नंबर है। मुझे लगता है कि अगर इस ऑथर के प्रयासों में मैं अपना प्रयास थोड़ा और जोड़ दूंगा तो ये 7000 कॉपी बहुत जल्दी हो जाएगी। हिंदी में क्या होगा, वो देखेगा जैसे ही आपने प्रयास किया, जो मेरा निजी अनुभव है, वो तो छोड़ ही देता है, बोले ऐसे कर ही रहेगा, हमें तो क्या ही करना है हमें। और मैंने अगर छोड़ दिया तो वो तो फिर भी छोड़ के ही बैठा है कि हमें तो क्या ही करना है इसमें। ये मुझे लगता है बहुत बड़ा डिफरेंस है जो इंग्लिश और हिंदी के मार्केटिंग में है। और इंग्लिश में भी आपके राइटर्स बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं पाठकों से। अगर आप उनको देखें किस तरह से लगातार संवाद करते हैं वो पाठकों के साथ, आप सभी बड़े राइटर्स को उठा के देख लीजिए। पाउलो कोएल्हो का हर रोज एक कोट आता है इंस्टाग्राम पे, हर रोज एक फेसबुक पे कोट डाल रहे हैं। किसके लिए डाल रहे हैं वो, किसके लिए डाल रहे हैं, इसी के लिए डाल रहे हैं। जी कहना चाहूँगी दीपाली जी कि हम ना इसको अब थोड़ा सा पर्सनल ब्रांडिंग की तरह देखना शुरू करें। और जो नवीन जी कह रहे थे कि मार्केटिंग सिर्फ ऑथर की या सिर्फ पब्लिशर की जिम्मेदारी नहीं है, पब्लिशर दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों अपनी अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, बट
एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, एक ऑथर का एक पर्सनल ब्रांड बन रहा है। हर किताब के साथ उसकी ब्रांडिंग और मजबूत होती है, तो उसके अपने फ़ायदे के लिए है कि वो उस पर जो एफर्ट डाल सकता है डाले। लेकिन हाँ, ये भी गलत है कि अगर वो एफर्ट डाल रहा है और पब्लिशर बस सारे एफर्ट्स उस पर छोड़ दे, वो भी पॉसिबल नहीं है। आपको जी जी, तो पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान दिया जाए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज की डेट में, क्योंकि एक राइटर के लिए सिर्फ राइटिंग एवेन्यू नहीं रह गया है। आज की डेट में अच्छे राइटर्स को और बड़े सारे एवेन्यूज से जो है वो अपने मतलब रोजी रोटी और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। स्पीकिंग एंगेजमेंट्स होते हैं जिसकी फ़ीस मिलती है, आपको फिल्मों और ओटीटी के लिए लेखन के लिए फ़ीस मिलती है। वो सब एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करें तो ये जो अचंबा है कि 30 लाख रुपए की रॉयल्टी मिली है, वो बहुत पीछे रह जाएगी। तो आई थिंक उस पर काम करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम इस चीज़ को लेके विवाद करें कि जो है इतनी बड़ी संख्या जो है 6 महीने में कोई कैसे कमा सकता है और क्यों दी गई। अभी हम हिंदी और इंग्लिश के प्रकाशनों और उनके लेखकों की जिम्मेदारी पे भी हम बात कर रहे थे। कुछ एक दो सवाल लेके इस पूरी कॉन्वर्सेशन को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल अंकुश से है कि अंकुश, हिंदी और अंग्रेजी के लेखकों की प्रकाशनों की हमने बात की, वहीं पर एक मार्केट पल्प फिक्शन का भी है, जैसा कि अभी रचित के साथ भी बातचीत हुई थी। पल्प में वेद प्रकाश शर्मा की 5 लाख प्रतियां छपी थी एक साथ। हिंदी वाले इतना जोखिम, खासतौर पे जो मुख्य धारा के जितने भी प्रकाशन है, वो इतना जोखिम ले ही नहीं पाते। सबसे पहले वो 500 कॉपियां छापते हैं, जबकि 90,000 किताबें बिक रही हैं, करोड़ों में भी रॉयल्टी जारी है। तो वो जोखिम नहीं लेने का कारण क्या है? हिंदी का मार्केट नहीं है? हिंदी का मार्केट दरअसल उस तरीके से बनाया नहीं गया अभी तक स्ट्रक्चर्ड वे में। जैसे कि मैंने देखा था कि जो देखा नहीं था, सुना था बल्कि एक सुनी हुई बात मैं बता रहा हूँ। चेतन भगत की किताब आई थी हाफ गर्लफ्रेंड शायद, तो उसकी 50 लाख कॉपीज़ उस समय प्रिंट हुई थी, 50 लाख या 20 लाख ऐसे कुछ। तो एक तो मार्केट अंग्रेजी का तो है ही बड़ा, लेकिन हिंदी में दिक्कत क्या है कि एक तो लोग इतने जागरूक नहीं है कि उनको पता ही नहीं होता कि किताब आ रही है, किसी लेखक से जुड़े हुए नहीं होते बहुत सारे। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि पिछले वाले प्रश्न से जोड़ के बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों को तो ये तक नहीं पता होता कि ये कौन से प्रकाशन की किताब है। उनको बस किताब का नाम पता होता है हिंदी में। मतलब जो मूलतः हम जैसे लोग हैं, हमको तो पता होगा कि कोई राजकमल प्रकाशन है, वाणी प्रकाशन है। नहीं, इनफैक्ट बल्कि मैंने ये देखा है कि बुक फेयर में ऐसा भी होता है कि लोग हिंदियों या किसी भी प्रकाशन पे जा रहे हैं और वहाँ पूछते हैं प्रेमचंद की किताब है। उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता कि कौन सी किताब कहाँ कैसे प्रकाशन से छपती है। उनको प्रकाशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। तो जिन लोगों को प्रकाशन के बारे में जानकारी नहीं है, हम उनसे कई बार ये ऐसा कर लेते हैं कि उनको किताब के बारे में भी जानकारी होगी, बहुत सारी किताबों के बारे में हालांकि उनको जानकारी होती है, लेकिन इस तरह की जानकारी उन तक पहुंचा कौन रहा है? प्रकाशक। तो प्रकाशक क्योंकि अंग्रेजी में एफर्ट मारते हैं, हिंदी में क्या हो रहा है कि प्रकाशन ही अपनी किताब को कुछ दिन बाद डंप कर देते हैं। डंप इन द सेंस कि वो बिक रही है अपनी गति से, तो इसलिए उनको पता होता है कि इनको कितनी बेचनी है, लेखक बेच लेगा अपने आप से, या लेखक मार्केटिंग, हाँ लेखक कर रहा है कर ही लेगा। लेकिन ऐसा अंग्रेजी में नहीं होता। अंग्रेजी में मैं अभी जहाँ पे काम कर रहा हूँ वेस्टलैंड में, तो हम लोग लगातार एफर्ट कर रहे हैं। किसी भी एक, अगर हमारे पास 5-6 लेखक हैं मान लीजिए हिंदी में, तो हम ख़ास तौर से जीवित लेखकों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो क्लासिक्स लेखक हैं उन पे तो एफर्ट नहीं मारते तो चल जाता है, क्योंकि वो क्लासिक्स हो गए हैं। प्रेमचंद बिना कहे हमारे भी। एक पोस्ट मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि अब लेखक वापस क्लासिक्स की तरफ वो वेट करते रहते हैं कि कब इनका कॉपीराइट वाली स्थिति समाप्त होगी और हम इनको वापस छापेंगे। हाँ, नहीं, इसमें एक चीज़ और है कि जैसे लिपिका जी ने बताया कि उसमें कोई क्लास नहीं होती, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि क्लासिक्स और नॉन क्लासिक्स हम लोग कैटेगरी बांटे हुए हैं दो तरह की। तो क्लासिक्स नॉन क्लासिक्स तो हर जगह होता है, हिंदी में कुछ भी हो सकता है ना, गंभीर या अगंभीर। तो आपका मूल प्रश्न जो था वो ये था कि क्यों इतना बड़ा जोखिम नहीं लेते हैं? तो जोखिम इसलिए ही नहीं लेते हैं क्योंकि वो अपनी खुद की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बहुत अच्छे जानते हैं कि हम क्या कितना कर सकते हैं, और उनको पता है कि हम नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो वो पर इसमें प्रकाशन का भी तो लाभ है। लाभ है, लेकिन उस लाभ को लेने के लिए एक तो इनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है पूरा। मुझे लगता है कि अभी उनको, जो हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उनको अभी बहुत सारे लोगों को तो वही इस्तेमाल करने नहीं आता। बहुत सारे उसके खिलाफ भी रहते थे, अभी तक तो खिलाफ रहते थे। 2020 में जब कोविड आया तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ही काफ़ी अप्रोच किया था उस समय भी कि आप सोशल मीडिया देखिए। तो जो लोग सोशल मीडिया के खिलाफ रहते थे वो अब धीरे धीरे सोशल मीडिया को देख के आ रहे हैं अभी प्रकाशक,
बहुत सारे प्रकाशक अभी ऐसे भी हैं जिनका भी सोशल मीडिया पे अकाउंट भी नहीं बने हैं, तो हम उनसे कैसे आशा कर सकते हैं कि वो लोगों तक पहुंचा देंगे किताब को? तो वो तो जहाँ मेला लगा रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा छोटा मोटा, उसके पास पहुंचा देंगे। तो उनको पता होता है कि हम लोग कहाँ तक अप्रोच कर सकते हैं अपनी किताब को, कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, और उनका दायरा फिर वो पता होता है कि वो 500 ही बेच पाएंगे, इसलिए 500 छापते हैं। रचित, आपको लगता है ये थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है जब हम ये कहें कि हिंदी के जो प्रकाशक हैं वो उतनी मेहनत कर ही नहीं रहे जितने अंग्रेजी वाले कर रहे हैं, तो 500 ही कॉपियाँ छाप रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि लेखक अगर खुद बेच रहा है तो बेचता रहेगा, वो उतनी मेहनत ही नहीं कर रहे। नहीं, ये तो ठीक बात है। और बेस्ट सेलर, जैसे मार्केट को हमेशा नए शब्द चाहिए होते हैं, तो बेस्ट सेलर मैं उसी को मानता हूँ जिसपे बेस्ट सेलर के अलावा ये भी लिखा हो कि इतनी कॉपी सोल्ड, वरना तो आप 100 कॉपी छाप के भी बेस्ट सेलर हो ही जाते हैं ना। तो मैं अब बेस्ट सेलर शब्द को विश्वसनीय नहीं मानता हूँ जब तक उसके आगे ये ना लिखा हो कि आपने कितनी कॉपी बेची, देन ओनली दिस इज बेस्ट सेलर, अदरवाइज इट्स नॉट, इट्स जस्ट अ गिमिक। तो जो आपका इसमें सवाल है कि हिंदी में, देखिए हिंदी की समस्या वही है कि हिंदी का अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि 92 के बाद जब पूंजी आई भारत में, उदारवाद के बाद, तो हिंदी धीरे 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 वहाँ आ रहा है इस फील्ड में। अभी तक जैसे अंकुश बता रहा है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स तक नहीं है प्रकाशन के। आप इस भाषा के प्रकाशनों से उम्मीद करती हैं कि ये प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे और उन पे इन्वेस्ट करेंगे? दूसरी बात रही लेखक, हमारा लेखक भी कौन है? हमारे लेखक कौन है? डिग्री कॉलेज के अध्यापक, ज़्यादातर लेखक जो बहुत पुराने सॉफ्टवेयर में अभी भी चल रहे हैं और वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है नई चीज़ों के साथ या खुद को मार्केट में एक ब्रांड के रूप में खड़ा करने में। मतलब ये अच्छी बात है, मैं एक मनुष्य के रूप में खड़ा होने से ज़्यादा गरिमा में कुछ नहीं हो सकता। एक लेखक बाजार में ब्रांड की तरह खड़ा हो कि हाँ आई एम सेलेबल, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है एक मनुष्य के नाते। तो हमारे लेखक उस तरह से भी कंफर्टेबल। पर एक बात और है कि अंग्रेजी के लेखकों के साथ ऐसा नहीं हो, उतना बड़ा उनका मुद्दा नहीं बनता कि रॉयल्टी इतनी मिली है, लेकिन हिंदी के लेखकों के ऊपर एक तो ये नैतिक जिम्मेदारी क्यों डाल दी गई है कि हिंदी के लेखक हैं, ये पैसे की बात कर भी कैसे सकते हैं? ये तो इनकी नैतिकता के ही खिलाफ है। इनको तो झोला लेके निकलना चाहिए, रिक्शे में बैठना चाहिए, ये वैसा ही डिजर्व करते हैं। नहीं, ये दृश्य बदल रहा है अभी, ऐसा नहीं मैं मानता हूँ, शायद ये 20 साल पहले की बात हो, लेकिन अभी ये दृश्य बदल रहा है, निश्चित रूप से बदल रहा है। हमारे लेखक भी अब अच्छे चार्टर प्लेन में भी जा रहे हैं, अच्छे तरीके से घूम रहे हैं, और ऐसा नहीं है, स्थिति बदल रही है और बदलेगी। मतलब ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई खराबी बात नहीं है। पैसा आना चाहिए भाई, कोई और नौकरी करे, किसी को कहीं और क्यों नौकरी करनी पड़े लेखन के अलावा, ये तो ठीक बात है एकदम। यार शो के आखिरी पड़ाव में एक आखिरी सवाल मैं सभी से पूछूंगी कि ये जो पूरा परिदृश्य हुआ, पूरी घटना घटी है और इतना विवाद का विषय बना कि हम आज भी इस पर बैठ के चर्चा कर रहे हैं, जबकि कार्यक्रम हुए भी एक लंबा समय हो गया। रॉयल्टी एक बड़ा मुद्दा बन गया, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि हम ये जानें और समझें कि जो युवा लेखक हैं वो जब इस तरह की घटनाएं देखते हैं, साहित्य में नया प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए किस तरह की उम्मीद बनती है? खासतौर पे हिंदी के लेखक, अंग्रेजी वाले तो कर रहे हैं अपनी मार्केट, हिंदी के लेखकों के लिए कैसी उम्मीद है? मुझे लगता है पॉजिटिव है। और इसको एक चीज़ मैं पहले और थोड़ा सा इसमें जोड़ दूं, जब हम मार्केट की बात कर रहे हैं, देवदत्त पटनायक, अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत, दुर्जय दत्ता, इन्हीं के रेफरेंस हम दे रहे थे। ये वो पाठक हैं हिंदी के अखबार में, हिंदी के पाठकों के लिए मैं अंग्रेजी वालों के नाम ले रहा हूँ। ये अंग्रेजी वाले हिंदी के सभी पाठक जानते हैं और इन्होंने पढ़ी हैं। कैसे? ट्रांसलेशन। अंग्रेजी वालों ने जो मार्केटिंग की थी ना, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन हिंदी पाठक ने पढ़ी, मतलब हिंदी में पाठक है। हमने नहीं बेचा। रिपका कहते हैं ना इतना बड़ा मार्केट है, हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं। मार्केट तो है, हम नहीं पहुँच रहे, ये एक चीज़ है। लेकिन जो नकारात्मक एक पूरा माहौल था, मुझे लगता है कि ये तो एक इंसिडेंट है, तीसरा अखबार है, इसमें बहुत सारे हैं। पर युवा राइटर्स के लिए हिंदी में विशेष तौर पे पिछले 10-12 साल में सिचुएशन चेंज हुई है। मैं उसमें खुद को भी क्रेडिट दूंगा और मेरे साथी जो हिंदी के और कई राइटर्स हैं, कि हम लोगों ने उस छाप के साथ अपने आप को नहीं रखा। मतलब मैंने तो इस बात पे भी ताना सुना है कि किसी को कहा गया कि इसके साथ क्यों बैठे हो, ये महंगी शर्ट पहनता है। तो ऐसा भी हुआ है, लेकिन उस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें लगता है कि यार मैं लिखने के लिए आया था, मैं कुछ मज़ेदार लिखना चाहता हूँ, मैंने मज़ेदार लिखा, पाठकों को मज़ा आया। और मेरी हर बार की चिंता ये है कि नेक्स्ट टाइम मैं जो लिखूंगा वो क्या और बेहतर होगा। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो साहित्य माना जा रहा है कि नहीं माना जा रहा है। मुझे लगता है कि वो पढ़ा जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों को पढ़ के लगे कि मुझे इससे फ़र्क पड़ा। जैसे ही पाठकों का फीडबैक आया, आई एम हैप्पी। उसके वेब सीरीज राइट से बिक गया, मुझे एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ कि मैं जाऊँगा। मुझे मुंबई जाके अगर मुझे पर्सनली पिच करना है, जब मामी वर्ड टू स्क्रीन हुआ था, मैं तो गया था वहाँ पे, और नए राइटर्स जा रहे हैं। तो अब जो नए राइटर्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनके पास देखने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अगर विनोद कुमार शुक्ल को तीसरा की रॉयल्टी मिलती है, उनके लिए ये पॉजिटिव है। और नए राइटर के लिए कोई स्कोप है कि नहीं, तो हाँ, हम लोग भी हैं उनके सामने। मेरे जैसे वरिष्ठ युवा हैं जो
जो कि उनके सामने है, जो कि हाँ हम लोग किताबों को बेच पा रहे हैं, हम पैसे कमा पा रहे हैं। अब मुझे भी 4 साल हो चुके नौकरी छोड़े हुए, और मैं हिंदी का ही राइटर हूँ, मैं हिंदी से ही कमा रहा हूँ 4 साल में। सबसे सुंदर बात तो यही है कि आप कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं हिंदी का लेखक हूँ और हिंदी से कमा पा रहा हूँ और जॉब भी नहीं कर रहा हूँ। लिपिका जी, आप क्या कहेंगी, क्योंकि आप अंग्रेजी प्रकाशकों के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन बात हम यहाँ पर अधिकतर तो हिंदी प्रकाशनों और हिंदी के जो नए युवा लेखक हैं उनके बारे में कर रहे हैं। किस तरह की उम्मीद आपको हिंदी के लिए दिखती है? देखिए, मैं तो मार्केटिंग वाली हूँ और हमारे लिए तो नेगेटिव पब्लिसिटी भी इज़ गुड पब्लिसिटी। तो जितनी बातें हो रही हैं उससे और उनकी कॉपियाँ बिके, मैं तो यही चाहती हूँ शुक्ला जी की। और जहाँ तक आपका नए युवा लेखकों का इस पूरे मुद्दे को देखते हुए उनके विचार के बारे में अगर आप मेरे विचार जानना चाहेंगी, तो मैं ये कहूँगी कि इट्स ऑलवेज़ एनकरेजिंग, चाहे कुछ भी विवाद हो, अगर एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को ब्रांड पे स्थापित, हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये नहीं होनी चाहिए कि हम ब्रांड ना हो, हमें पैसा जो है हम महंगी शर्ट ना पहने। हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि मैंने अगर अच्छा लिखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पाठक उसे पढ़ें, और मेरा जो लेखक है वो कंटिन्यूअसली लिखता रहे, उसे ये ना लगे कि यार मैंने तो अपने लिए सरदर्द ले लिया। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मैंने अपनी बात की शुरुआत ही इससे की थी कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और मुझे लगता है इससे और भी युवा जो लेखक हैं जो हिंदी में खासकर लिखना चाहते हैं, उनमें भी इनकरेजमेंट बढ़ेगा कि वो लिखें। और हिंदी अपने आप में ही एक बहुत प्रबल जो प्रकाशन में और रीडिंग में, मैं प्रकाशकों की बात नहीं कर रही हूँ, बट रीडिंग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बढ़ता जा रहा है उसका। आज की डेट में जो इंग्लिश प्रकाशक हैं, जैसे शिवा करके किताब आई थी विक्रम संपत की, वो हिंदी में भी काफ़ी ज़्यादा प्रतियां बिकी हैं उसकी। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी होगा कि जब अंग्रेज़ी की किताब, मुख्य जो किताब अंग्रेज़ी में आई है, वो हिंदी में भी इतनी ज़्यादा बिके। तो इसका मतलब पाठक हर तरह का पाठक है, और वो भी इनकरेजमेंट ये देता रहेगा, ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा वो इनकरेजमेंट भी देता रहेगा। तो नए लेखकों को लिखना चाहिए, अच्छा लिखना चाहिए, और कोई बिना झिझक के, बिना शर्म के अपने आप को मार्केट करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकुश के पास चलते हैं। अंकुश युवा लेखक हैं, 2 किताब आई हैं उनकी। अंकुश, आप इसको किस तरह से देखते हो? किस तरह से युवाओं को एनकरेजमेंट मिलेगा इस तरह की बातों से, या फिर वो डिस्करेज होंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं एक जो मैंने पॉजिटिव चीज़ देखी थी 4 दिन बाद ही, उस कार्यक्रम के 4 दिन बाद ही, कि राजकमल प्रकाशन ने एक पोस्ट लगाया जिसमें उन्होंने लिखा कि कसब की 16,500 प्रतियां बिक गई पिछले 18 महीने में। कहना चाहिए कि एक तरह से प्रकाशन और लेखक के बीच में जो पारदर्शिता है वो भी कहीं ना कहीं इसके बाद से आएगी। हाँ, उसके अलावा मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब गुनाहों का देवता की जल्दी से एक निकले कि वाणी प्रकाशन ने कितनी प्रतियां उसकी बेची हैं। वो भी मुझे लगता है कि जल्दी ही आएगी, खुशखबरी हमको मिलेगी कि एक अच्छा अमाउंट उसका बिका है। नए लिखने वालों के लिए उसी पे आ रहा हूँ मैं, कि जब इस तरह की चीज़ें हम लोग देखेंगे, भले ही हम लोग जो लेखक नहीं बचे, नहीं जीवित हैं, सिर्फ उन्हीं की रॉयल्टी, उन्हीं की किताबें बताई जा रही हैं। अब आप वापस उनके पास हो जाइए। नहीं, क्योंकि हाँ, नहीं, जीवित वालों को भी बताइए। ठीक है, नहीं नहीं, जब उन्होंने कसब का एग्जांपल दिया या गुनाहों का देवता, अच्छा, ये आप बोल रहे हैं कि उस रेफरेंस से बोल रहे हैं कि जो लोग, हाँ, तो वहाँ पर जो, खैर, लेकिन बताई जा रही है, अच्छी बात है कि बताई जा रही है कि इतनी कॉपीज हमने जीवित वालों की भी बताई जानी चाहिए। बताई जानी चाहिए कि कितनी कॉपीज बेच दी। अब सवाल आपका ये था कि कैसे इससे एनकरेज होंगे या डिस्करेज होंगे, जो भी है। तो मुझे लगता है कि एनकरेज इसलिए होंगे क्योंकि जब हम लोग देख रहे होंगे ना कि यहाँ भले ही वो क्लासिक्स को देख रहे हैं अभी कि क्लासिक्स बिक रहा है, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये एक बैठ जाएगा कि हिंदी की किताब है, भले ही वो क्लासिक हो। क्योंकि इससे पहले तो क्लासिक्स के बारे में ये जान रहे थे ना कि वो एक क्लासिक का ठप्पा लग गया है और वो बिक नहीं रही है, वो साइड लाइन हो गई है। लेकिन उनको अब पता लगेगा कि साइडलाइन नहीं हुआ है, कि हिंदी में भी किताबें बिक रही हैं, काफ़ी बिक रही हैं। तो जब वो इस तरह की चीज़ देखेंगे तो उनके मन में मुझे लगता है कि इस तरह की आशा जागृत होगी कि वो भी लिखें या वो भी छपें, और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा खास तौर से उन लोगों के लिए जो अभी लिखने में आने वाले हैं या फिर आने की सोच रहे हैं। वो लोग फिर थोड़ा मेहनत करेंगे। आपका क्या कहना है रचित इस मुद्दे पे, फिर इसको वाइंड अप करेंगे? देखिए, हिंदी का लेखक बेस्ट सेलर उसके सपने में भी कहीं नहीं है। हिंदी का लेखक किताब लिखता है सिर्फ लेखक हो जाने के लिए, बेस्ट सेलर के आसपास उसकी सोच ही नहीं है। तो ये खराब है कि अच्छा है? ये बहुत, मतलब मुझे नहीं है, मतलब किसी को पैसा नहीं चाहिए तो मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। मैं कैसे कह सकता हूँ अच्छा खराब है?
तो हिंदी के लेखक के ख्वाब में भी नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण वही है कि अभी तक किसी को होना चाहिए। अभी तक किसी को मिला नहीं था ना। ऐसा ख्वाब कैसे देखे बेचारा लेखन से? जो लेख एनकरेजमेंट तो मिले। अब मिलेगा, वही बोल रहा हूँ। अभी जो एक पीढ़ी से हमारी पीढ़ी है उसका तो वो वायरिंग हो गई सेट, उसका नहीं, वो लेखक बनने के लिए लिखेगा। बाद की जो पीढ़ी, जो भी 17-18 साल के लड़के होंगे जिन्होंने विनोद जी की खबर पढ़ी होगी, जो दृश्य मुझे बुरा लगा वही दृश्य से वो इंस्पायर होकर बैठे होंगे कि कभी हमें भी ऐसा चेक मिलेगा 3 करोड़ का, वो बेस्ट सेलर होने के लिए लिखेंगे। तो वो फिर वो उसमें देखेंगे कि कैसे बेस्ट सेलर होते हैं, फिर वो अंग्रेजी का भी साहित्य पढ़ेंगे, फिर वो खुद को मार्केट की तरह, ब्रांड की तरह प्रमोट भी करेंगे, तब होगा ये बदलाव। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि पूरे में ऐसा ही लगा है, मैं क्या ही बोल रहा हूँ। जो शैलेश जी ने जो जिस तरह से उसका पूरा डेटा दिया, ये आदर्श होना चाहिए सारे प्रकाशनों के लिए। और एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें लेखक जब चाहे, जैसे हम अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं, ऐसे अपनी कॉपी ट्रैक कर सके कि कहाँ बिकी और कितनी बिकी। ये हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं तकनीक के दौर में। ये चीज़ पारदर्शिता आनी चाहिए, तो वो जो विश्वास है वो बढ़ेगा। और जब ये होगा कि मेरी मेहनत का मुझे फल मिल रहा है, तो सच में लेखक मेहनत भी करेगा और वो सारे काम करेगा। कौन चाहता है 10 से 5 की नौकरी करे, उसके बाद एक किताब भी लिखे, जो कि हिंदी के सारे लेखक वही कर रहे हैं। तो नहीं चाहते ना, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमें किताब से ज़िंदगी नहीं चलेगी। अब जब एक सपना मिलेगा, जब उन्हें एक उम्मीद मिलेगी, तब वो सब करेंगे और वो सब हो जाएगा। बस धन्यवाद रचित, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी एक बातचीत हुई, रॉयल्टी पे हम बातचीत कर रहे थे और इस संदर्भ में भी बात की कि क्यों हिंदी की जो रॉयल्टी है वो अंग्रेजी की तुलना में बहुत कम है, वहाँ क्या लेख हैं, कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए लेखकों को और प्रकाशकों को भी, लेखकों और प्रकाशकों के बीच कितनी ज़्यादा पारदर्शिता की ज़रूरत है और किस तरह से युवा इस पूरे प्रकरण के बाद प्रेरित होंगे। चारों हमारे मेहमानों ने एक स्वर में इस बात को कहा कि निश्चित तौर पे जब उन्हें इस तरह के और ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिलेंगे तो वो प्रेरित होंगे। कुंवर नारायण की एक कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां हैं कि अब की बार लौटा तो हताहत नहीं, सबके हिताहित को सोचता पूर्णतर लौटूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी इस तरह की प्रक्रियाएं आएंगी, इस तरह की घटनाएं होंगी, इस तरह के उदाहरण आएंगे, तो वो हताहत नहीं हिताहित को सोचते हुए आएंगे, पूर्णतर आएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे अमर उजाला का।